प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। तो अपने ऑलरेडी दूसरे अध्याय के अंदर पाचन तंत्र वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र की। उसमें अपने परिभाषा के माध्यम से, इसके प्रकारों के माध्यम से और इसकी संरचना के माध्यम से ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से श्वसन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में और कौन कौन से इसमें उत्पाद बनते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा, जो मुख्य तौर पे इसकी जो संरचना होती है उसके साथ में पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे आपके सामने दो परिभाषा लिखी हुई है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। तो वह जैविक प्रक्रिया, क्योंकि सजीवों के अंदर होती है, यहाँ पे बात मुख्य तौर पे किसकी हो रही है, मानव की हो रही है, ठीक है। तो वह जैविक प्रक्रिया जिसमें कोशिकाओं द्वारा, यानी कोशिकाओं में रक्त जो होता है उसके द्वारा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण और विखंडन से, यानी जो ग्लूकोज होता है वो कॉमन प्रोडक्ट होता है। वो आपने देखा भी था कि कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन हुआ था तो उस दौरान एक प्रोडक्ट बना था, यानी उत्पाद बना था। वो कौन सा था, ग्लूकोज, ठीक है। यानी सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, जब इनका जब पाचन हुआ था तो उस दौरान एक उत्पाद कौन सा बना था, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीकरण और साथ में होता है विखंडन। तो ग्लूकोज का अपने नॉर्मली ये इसका अणुसूत्र होता है C6H12O6। इसका क्या होता है, विखंडन होता है। और इसके दौरान जो उत्पाद बनेंगे, एक वो गैस जो श्वसन प्रक्रिया के दौरान अपने बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा के अणु यानी कि ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये अणु बनते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन। क्या कहते हैं, श्वसन। यानी इस प्रक्रिया में क्या होगा, जो ग्लूकोज होगा वो टूटेगा और तीन महत्वपूर्ण उत्पाद बनाएगा। पहला कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरा जल और तीसरी ATP यानी कि ऊर्जा के जो अणु होते हैं वो। दूसरी इसकी परिभाषा देखिए, यहाँ पे मुख्य रूप से गैसों के आदान प्रदान की बात की गई है, यानी कि पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान। O2 और CO2 क्या होगा, एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान होगा। इस क्रिया को कहा जाता है श्वसन। क्या कहते हैं, श्वसन। नॉर्मली अपने बोलते हैं सांस लेना छोड़ना, उसे हम श्वसन नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे सांस के दौरान ये नहीं पता लग रहा कौन सी गैस है कौन सी गैस नहीं है, यानी कौन सी गैसों का एक्सचेंज हो रहा है। जबकि यहाँ पे अपने गैसों के जो नाम है वो लिखे हुए हैं, ठीक है। उस जो प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन। जो सांस लेते छोड़ते हैं ना, उसे श्वसन बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन श्वसन वो प्रक्रिया होती है जिसमें गैसों का आदान प्रदान होगा। किसके माध्यम से, कोशिकाओं के माध्यम से, रक्त के माध्यम से और पर्यावरण के माध्यम से, ठीक है। अब उसके बाद इसके जो प्रकार होते हैं वो देखते हैं कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। और यहाँ पे आपके सामने मुख्य रूप से दो प्रकार लिखे हुए हैं, बाहरी श्वसन और आंतरिक श्वसन। लेकिन इसका मुख्य आधार क्या होता है वो अपने देखते हैं कि वायुमंडल और फेफड़ों, क्योंकि मनुष्य में जो फेफड़े होते हैं वो श्वसन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। और फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई होती है वायुकुपिकाएँ। क्या होती है, वायुकुपिकाएँ। ये अपने संरचना के अंदर देखेंगे कि फेफड़ों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, वायुकुपिकाएँ होती है, जो गैसों के आदान प्रदान में सहायता करती है। तो यहाँ पे वायुमंडल और फेफड़ों के मध्य एक दबाव उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं ऋणात्मक दबाव प्रवणता। क्या बोलते हैं इसको, ऋणात्मक दबाव प्रवणता। यानी कि जैसे ही आंतरिक श्वसन होता है मानव में, तो उस दौरान फेफड़ों का जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। और जब फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा तो नॉर्मली वहाँ पे जो दबाव होता है फेफड़ों में वो घट जाता है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है ऋणात्मक दबाव प्रवणता। दबाव घटेगा तो वहाँ पे जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, जो गैसों की मात्रा है, उसकी जो सांद्रता है वो भी ऑलरेडी दबाव के घटने से घट जाएगी। यानी कि यहाँ पे दबाव भी घटेगा और गैसों की जो सांद्रता होती है
वो भी घटेगी, लेकिन यहाँ पे फेफड़ों का जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। किस श्वसन के दौरान? आंतरिक श्वसन के दौरान। तो यहाँ पे मुख्य रूप से ऋणात्मक दबाव प्रवणता और मध्यपट के सिकुड़ने से, यानी कि कुंचन के आधार पर श्वसन प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। मध्यपट मांसपेशी यानी कंकाली मांसपेशी जो होती है, कंकाली मांसपेशियों का वो भाग जो गैसों के आदान प्रदान में सहायता करता है। तो यहाँ पे देखते हैं इसकी परिभाषा। एग्जाम में श्वसन के प्रकार भी पूछ लेते हैं 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है भी, ठीक है। तो इसकी परिभाषा देखिए, वह श्वसन जो वायुमंडल और फेफड़ों के मध्य, यानी कि वह श्वसन जो वायुमंडल और फेफड़ों के मध्य गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान वह श्वसन जिसमें, यहाँ पे अपने जिसमें लिख देते हैं, जिसमें वायुमंडल और फेफड़ों के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन, यानी कि बाहरी श्वसन। ठीक है, यानी यहाँ पे वायुमंडल और फेफड़ों यानी कि वायु कोशिकाओं के बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है और इसे कहा जाता है बाहरी श्वसन। ठीक है, अब आंतरिक श्वसन, यहाँ पे बात मानव की हो रही है, न कि अन्य प्राणियों की। ठीक है, मनुष्य में जब बाहरी श्वसन होता है तो वो वायुमंडल और फेफड़ों के मध्य होगा, जबकि आंतरिक श्वसन होता है वह श्वसन जिसमें रक्त और ऊतकों के मध्य, किनके बीच में? रक्त और ऊतकों के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का क्या होगा? आदान प्रदान होता है। उसे कहते हैं आंतरिक श्वसन। क्या कहेंगे उसको? आंतरिक श्वसन। ठीक है, यानी शुरुआती चरण के अंदर भारी श्वसन होता है, जहां से अगर बात करें अपने इन्हीं दो गैसों का एक प्रकार से आदान प्रदान होगा श्वसन प्रक्रिया के दौरान। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की बात करें तो वायुमंडल की जो ऑक्सीजन होगी वो ग्रहण कौन करेंगे? फेफड़े। और फेफड़ों में अगर बात की जाए तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वायु कोशिकाएं। और वायु कोशिकाओं में जल वाहिकाएं यानी कि जो एक प्रकार से रक्त वाहिकाएं, जो रक्त वाहिकाएं होती है वो रक्त वाहिकाएं उस ऑक्सीजन को क्या करेंगी? ग्रहण करेगी। ठीक है, और ये ऑक्सीजन पहुंचा दी जाती है, यानी कि इसको ऊतकों के माध्यम से इसको पहुंचाया जाता है। और ऊतकों के माध्यम से पहुंचाएंगे तो आगे जाके ये अंगों तक ये ऑक्सीजन पहुंच जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डेफिनेशन आपको याद करनी है। मुख्य रूप से ये दो वर्ड्स, वायुमंडल और फेफड़ों के मध्य अगर गैसों का आदान प्रदान हो रहा है तो वो प्रक्रिया कौन सी है? भारी श्वसन। रक्त और ऊतकों के मध्य गैसों का आदान प्रदान हो रहा है तो वो कौन सा श्वसन है? आंतरिक श्वसन। इन दोनों श्वसन का मुख्य आधार क्या होता है? इसकी ऋणात्मक दबाव प्रवणता। ठीक है, तो ये आप लोग इसकी डेफिनेशन, इसके जो प्रकार है वो डिनोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे देखते हैं अपने कौन कौन से श्वसन अंग होते हैं जो श्वसन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस डायग्राम के माध्यम से वो श्वसन अंग अपने पढ़ेंगे, उनके नाम देखेंगे कि कौन कौन से नाम होते हैं।
तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस भाग से जो ऊपरी भाग होता है इसे कहते हैं नासा, यानी कि नाक, नोज़। ठीक है, ये वाला भाग होता है मुख। उसके बाद में ये वाला भाग ग्रसनी, जो भोजन नलिका और श्वसन नलिका का एक प्रकार से उभयनिष्ठ मार्ग माना जाता है। उसके बाद में ऑरेंज कलर की संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली, इसे कहते हैं स्वर यंत्र। क्या कहते हैं इसको? स्वर यंत्र। ये जो इसके 4 भाग होते हैं, नासा, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र, ये चारों के चारों भाग मिलके इसके ऊपरी श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी मानव का जो ऊपरी श्वसन तंत्र होता है उसके अंदर ये 4 भाग आते हैं, नासा, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र। ठीक है, उसके बाद एक नलिका पाई जाती है जो आगे जाकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है। इस नलिका को कहा जाता है श्वसन नलिका या फिर श्वास नाल। ठीक है, इस श्वास नाल के अंदर ये जो पीले रंग के आपको सी आकार की संरचना दिखाई दे रही है, ये है सी आकार के छल्ले जो हाइलिन उपास्थि से बने होते हैं, जो श्वसन नलिका को पिचकने से रोकते हैं। ठीक है, ताकि दबाव यहाँ पे एकदम से कम हो तो ये पिचके नहीं। उसके बाद ये श्वसन नलिका आगे जाकर 2 भागों में बंट जाती है और प्रत्येक फेफड़े में प्रवेश करती है। यानी यहाँ पे प्राथमिक जो श्वसनी होती है उसका निर्माण होता है विभाजन के बाद। तो ये जो भाग है इसको एक प्रकार से कहा जाता है श्वसनी। क्या कहते हैं? श्वसनी, यानी कि ब्रोंकाई, इसे श्वसनी कहते हैं। फिर ये श्वसनी का दोबारा से विभाजन होता है, फिर ये और भागों में बंट जाती है। और ये जो पीले रंग की संरचना दिखाई दे रही है ये है द्वितीयक श्वसनी, यानी कि प्राथमिक श्वसन के विभाजन के दौरान द्वितीयक श्वसनी का यहाँ पे क्या होता है? निर्माण। ठीक है, द्वितीयक श्वसनी दोबारा से फिर विभाजित होगी, दोबारा विभाजित होगी और दोबारा विभाजित होगी। तो यहाँ पे आपको ग्रीन रंग की संरचना दिखाई दे रही होगी इसके चारों तरफ। ये जो ग्रीन कलर की संरचना है ये है तृतीयक श्वसनी। कौन सी होती है? तृतीयक श्वसनी। ठीक है, यहाँ पे तृतीयक अगर श्वसनी बनती है तो उसके बाद में यहाँ पे श्वसनी काय भी बनती है इसके चारों तरफ। ठीक है, और यहाँ पे एक गुलाबी रंग की जो संरचना दिखाई दे रही है उसे कहते हैं वायु कूपिकाएं। क्या कहते हैं भी? वायु कूपिकाएं। और ये सारी की सारी जो संरचनाएं होती है ये फेफड़ों में होती है। ये जो फेफड़ा है ये है दायां फेफड़ा। कौन सा फेफड़ा है? दायां फेफड़ा। और ये वाला है बायां फेफड़ा। संरचना को इस हिसाब से देखेंगे तो ये वाला भाग दायां लगता है, ये बायां। ठीक है, लेकिन इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये वाला भाग बायां, जबकि ये वाला भाग क्या होता है? दायां होता है। ठीक है, इसलिए अपनी तरीके से जब भी डायग्राम बनाओ किसी नोटबुक के अंदर तो आप लोग वो डायग्राम ठीक अपनी तरीके से करके देखना, यानी कि आपके बिल्कुल जो फेफड़े वाले भाग होते हैं वहाँ पे चिपका के देखना। आपको दाएं और बाएं का कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा। या फिर अपने एक और तरीका होता है जो आपने नॉर्मली देखा भी होगा, अगर अपने इस हाथ को अपनी तरफ करना है और इस हाथ को भी अपनी तरफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अक्षर बन रहा है स्मॉल ABCD का। कौन सा अक्षर है? B अक्षर है। ठीक है, तो B से क्या बना? बायां। ठीक है, और ये वाला अक्षर क्या है? D, यानी कि दायां। ये अपनी तरीके से, यानी कि अपनी तरफ ही करना है। अपनी तरफ करोगे तो आप लोग जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा आप लोगों का। और यहाँ पे बायां जो अक्षर है वो ये दर्शाता है कि ये वाला पार्ट क्या है? बायां। और यहाँ पे ये जो D यानी कि दायां अक्षर है, यहाँ पे ये वाले पार्ट को दिखाएगा, यानी कि दायां। ठीक है,
तो इस तरीके से आप बाएं और दाएं का कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। उसके बाद फेफड़ों के बाद में एक संरचना पाई जाती है कंकाल पेशियों से बनी हुई, ये वाली, इसे कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं अभी? डायफ्राम यानी कि मध्यपट। ये भी गैसों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। अब यहाँ पे ऊपरी श्वसन तंत्र में तो ये वाले भाग होते हैं। ठीक है। नीचे वाले श्वसन तंत्र में पहला भाग होता है श्वसन नलिका का। ठीक है। उसके बाद पाई जाती है यहाँ पे श्वसनी। उसके बाद जैसे इनका विभाजन होता है तो ये बन जाती है श्वसनिकाएं यानी कि ब्रोंकियोल। ठीक है। यानी जो तृतीय श्वसनी वगैरह होती है इन्हें कहते हैं श्वसनिकाएं। ठीक है। श्वसनिकाएं बन चुकी है। उसके बाद ये दोनों ही पार्ट एक प्रकार से फेफड़ों में पाए जाते हैं। तो इसका जो अंतिम पार्ट होता है फेफड़ा। ठीक है। यानी कि पहला भाग श्वसन नलिका, दूसरे भाग में अपने श्वसनी, तीसरे भाग में श्वसनिकाएं और चौथे भाग में फेफड़े, ये मिलके नीचे वाले श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है। और उसके बाद डायफ्राम जो इसका श्वसन तंत्र का तीसरा मुख्य भाग होता है। तो अपने यहाँ पे इनको अलग अलग वर्गीकृत कर लेते हैं, डिवाइडेशन कर लेते हैं इसका कि कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं? नासा। ठीक है। उसके बाद मुख। उसके बाद यहाँ पे है ग्रसनी और है स्वर यंत्र यानी कि लैरिंक्स। ये चार भाग किसके होते हैं? ऊपरी श्वसन तंत्र के। ठीक है। उसके बाद दूसरे भाग के अंदर जो है निचला श्वसन तंत्र। अब इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं? श्वासनाल यानी कि श्वसन नलिका, दूसरा श्वसनी, तीसरा श्वसनिकाएं, चौथा फेफड़े। ठीक है। ये वो भाग होते हैं जो ऊपरी और नीचे वाले श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। उसके बाद डायफ्राम को अपने तीसरे भाग के रूप में देखा जाता है। ठीक है। जबकि यहाँ पे जो वायुकूपिकाएं होती है वो फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे अपने एक चीज़ और देखते हैं, श्वसन जो मार्ग होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। श्वसन मार्ग जिसको श्वसन पथ बोलते हैं। ठीक है। यानी सबसे पहले वायुमंडलीय जो गैस होती है वो किस प्रकार से कौन से अंग में प्रवेश करती है, और ये जिन अंगों से होती हुई फेफड़ों में प्रवेश करती है वो सारा का सारा जो मार्ग होता है, पथ होता है, उसे बोलते हैं श्वसन मार्ग। ये अपने कई बार अलग से पूछ लेते हैं, डायरेक्ट ही 1 नंबर का प्रश्न आता है यहाँ पे, और इसमें वैसे इन अंगों के नाम याद होने चाहिए आपको, और ये पता होना चाहिए इनके क्रम के अनुसार, यानी कि कौन से अंग के बाद में कौन सा अंग आता है। तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन गैस होती है वो अपने नासा में प्रवेश करेगी। ठीक है। कहाँ प्रवेश करेगी? नासा में। उसके बाद ये जाएगी नासा गुहा में। कहाँ पे जाएगी? नासा गुहा में। यानी जिसका ये वाला भाग होता है इसे कहते हैं नासा गुहा। नासा के जो पीछे वाला यानी कि नाक का जो पृष्ठीय भाग होता है उसे बोलते हैं नासा गुहा। उसके बाद नासा गुहा से जाएगी ये, अगर मुख के द्वारा सांस ले रहे तो कहाँ जाएगी? मुख गुहा के अंदर। ठीक है। मुख गुहा इसका ये वाला भाग होता है, इसे बोलते हैं मुख गुहा, अगर श्वसन क्रिया मुख के द्वारा की जा रही है तो। ठीक है। उसके बाद इसका अगला भाग देखिए, तीसरा भाग,
ये प्रवेश करती है कहाँ पे, ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद जो ये वाला भाग होता है प्रवेश करेगी स्वर यंत्र के अंदर, यानी कि लैरिंग्स में, जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है। उसके बाद प्रवेश करती है ये इसके इस भाग में जो नलिकाकार भाग होता है, श्वास नाल में। ठीक है, श्वास नाल के बाद में श्वास नाल दो भागों में बंटेगी, जिसे बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं, श्वसनी, यानी कि ब्रोंकाई। अब अगर इसके दो पार्ट करते हैं, प्राथमिक श्वसनी, तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ पे सीधे ही श्वसनी के बाद में इनका और विभाजन होता है, जहाँ से ये वायु जाएगी उसे बोलते हैं श्वसनिकाएं, यानी कि ब्रोंकियोल। ठीक है, ब्रोंकियोल में प्रवेश करेगी। यहाँ पे प्राथमिक श्वसनी विभाजित होगी, द्वितीयक श्वसनी में, उसके बाद में श्वसनिकाओं में यहाँ पे क्या होगी, वायु प्रवेश करेगी। ठीक है, और अंत में जाके ये वायु कूपिकाओं में, यानी जो ऑक्सीजन गैस होगी वायु कूपिकाओं में प्रवेश करती है। और वायु कूपिकाओं से आपको पता ही है, यहाँ पे देखा जाए तो पथ यहीं पे समाप्त हो जाता है, लेकिन और आगे देखेंगे तो उसके बाद जो रक्त है, जो रक्त वाहिकाएं पाई जाती है उनमें, और रक्त वाहिकाओं के बाद में ऊतकों में। ठीक है, ऊतकों के बाद में आपको पता ही है अंगों में पहुंचा दी जाती है। लेकिन अपने केवल इतना ही याद रखना है, श्वसन मार्ग के रूप में देखा जाए तो इतना ही, जो अंतिम इसकी इकाई होती है, यहाँ तक गैसों का एक प्रकार से आदान प्रदान होता है। ठीक है, इनके ऊपर ही रक्त वाहिकाएं पाई जाती है, जो आगे जाके इनको ऊतकों और अंगों में भेजती है गैसों को। ठीक है, तो ये इसका श्वसन मार्ग है। सबसे पहला पार्ट नासा, नासा से नासा गुहा, उसके बाद में मुख गुहा, ग्रसनी, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र के बाद में श्वास नाल, श्वास नाल के बाद में श्वसनी, फिर श्वसनिकाएं, और अंत में जाके वायु कूपिकाओं में प्रवेश करती है। ये वायु कूपिकाएं, श्वसनिकाएं, श्वसनी, श्वास नाल, ये सारे के सारे जिस भाग में होते हैं वो भाग कहलाते हैं फेफड़े, यानी कि लंग्स। तो आप इस डायग्राम को नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। तो डायग्राम के बाद अब अपने इन श्वसन तंत्रों को थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं, यानी कौन कौन से ये भाग कार्य करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि ऊपरी श्वसन तंत्र। इसमें 4 भाग होते हैं, आपको बताए थे। तो सबसे पहले भाग यानी कि नासिका, यानी कि नासा, नाक, नोज, इस भाग के अंदर एक जोड़ी नासा छिद्र पाए जाते हैं, यानी कि नाक में एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, नासा छिद्र। जबकि बीच में एक पट्टिका होती है, जो बीच वाला एक भाग होता है वो एक उपास्थि होती है, जिसको बोलते हैं हाइलिन उपास्थि। हाइलिन उपास्थि से निर्मित पट्टिका पाई जाती है, यानी कपाट बोल सकते हैं इसको एक प्रकार से। बीच वाला जो भाग होता है उसके दोनों साइडों में नासा छिद्र होते हैं, एक जोड़ी। ठीक है, अब नासा गुहा का जो पीछे वाला भाग होता है, यानी कि पृष्ठीय भाग होता है, उसे नासा ग्रसनी कहते हैं, यानी कि नासा ग्रसनी में खुलता है। ये वाला भाग नेजोफिरिंक्स में खुलता है, आपको बताया था डायग्राम के अंदर। नासा गुहा में, यानी कि जो नाक के छिद्र होते हैं, उसके अंदर पाए जाते हैं महीन रोम, यानी कि छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। उसके अलावा इन बालों जैसी विशेष रचना पाई जाती है, जिसको बोलते हैं सीलिया, यानी कि पक्ष्माभ। ये पक्ष्माभ एक प्रकार से जो ये धूल के कण होते हैं,
पराग के कण होते हैं, जो फूलों के विशेष कण होते हैं, फफूंद होते हैं, और साथ में कुछ हानिकारक सूक्ष्मजीव होते हैं, इनको शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एक विशेष प्रकार की ग्रंथियाँ जो होती है सेबेसियस ग्रंथियाँ। ये ग्रंथियाँ एक प्रकार से श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। जो नाक में तरल पदार्थ होता है ना, वो श्लेष्मा होता है एक प्रकार का। श्लेष्मा पीले द्रव का क्या करती है, स्त्रावण करती है, जो इन धूल के कणों को वहीं पे चिपका लेगा, इनके आगे नहीं जाने देगा, और ये ग्रंथियाँ विशेष रूप से सक्रिय हो जाती। कई बार जुखाम वगैरह होता है तो उस दौरान क्या होती है, इन ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, जिसके दौरान अपने को जो गंध होती है, स्मेल होती है, उसका एहसास नहीं हो पाता है। ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं नाक के अलावा, क्योंकि नाक तो प्राथमिक श्वसन अंग के रूप में कार्य करती है। उसके बाद में जो मुख होता है वो द्वितीयक श्वसन अंग के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। तो श्वसन क्रिया में नासिका की तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े, कोई इमरजेंसी हो, कोई मान लो कोई पानी में डूब गया हो, तो उसको कई बार माउथ टू माउथ श्वसन प्रक्रिया की जाती है, उसको सांस दी जाती है, तो उस दौरान मुख के द्वारा भी सांस दे सकते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं द्वितीयक श्वसन अंग। किसको बोलते हैं, मुख को, यानी कि माउथ को। ठीक है। लेकिन नॉर्मली अगर नाक की बजाय मुख के द्वारा सांस लिया जाता है तो वो शुद्ध नहीं माना जाता, क्योंकि मुख के अंदर ये सारी संरचनाएं नहीं पाई जाती, जबकि नाक के अंदर पाई जाती है। इसलिए नाक के द्वारा ली गई सांस क्या होती है, शुद्ध होती है। ठीक है। जबकि मुख के द्वारा ली गई सांस शुद्ध नहीं मानी जाती। तो मुख के बाद में बात करते हैं अपने ग्रसनी, यानी कि फेरिंक्स। ये वायु और भोजन का उभयनिष्ठ मार्ग है, यानी कि यहाँ से वायु भी प्रवेश करती है और आहार नाल के अंदर देखा था कि भोजन भी प्रवेश करता है। फिर इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसके 3 पार्ट होते हैं, वो अपने पाचन तंत्र वाले में देखा था। पहला भाग नासाग्रसनी, ये नासा का यानी कि नाक का पृष्ठीय भाग होता है। नासा क्या होता है, पृष्ठीय भाग होता है। ठीक है। मुखग्रसनी, ये मुख का पृष्ठीय भाग होता है, यानी कि पीछे वाला भाग होता है। क्योंकि नाक यहाँ पे एक प्रकार से प्राथमिक श्वसन अंग के रूप में कार्य करती है, जबकि मुख क्या करेगा, द्वितीयक श्वसन अंग के रूप में कार्य करेगा। फिर उसके बाद में कंठग्रसनी, जिसको बोलते हैं अधोग्रसनी, तो ये अपने ये स्वर यंत्र का पृष्ठीय भाग होता है। ठीक है। कंठग्रसनी जो स्वर यंत्र का क्या होगा, पृष्ठीय भाग होगा। तो ये 3 ग्रसनी के टाइप है, और एग्ज़ाम में कई बार ये पूछ लेते हैं कि ग्रसनी के जो 3 भाग होते हैं उनके कार्य लिखिए। तो कार्य इनका यही होता है जो इनके अंगों का होता है। नासाग्रसनी का विशेष काम क्या होगा, वायु को प्रवेश करने देगी, एक प्रकार से शुद्ध वायु को प्रवेश करने देगी। मुखग्रसनी का ये भोजन को भी प्रवेश करने देगा और आपातकालीन स्थिति में वायु को प्रवेश भी करने देगा। ठीक है। कंठग्रसनी ये एक प्रकार से स्वर यंत्र के साथ मिलकर ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य करती है। ठीक है। उसके बाद अगर ध्यान रखें तो अपने ग्रसनी और स्वर यंत्र के ऊपर एक ढक्कननुमा संरचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस। ये अपने श्वसन तंत्र में पढ़ा था। एपिग्लोटिस स्वर यंत्र पर
पाया जाता है। जो भोजन को स्वर यंत्र में जाने से रोकता है। स्वर यंत्र में जाने से क्या करेगा? रोकेगा। कौन? एपिग्लोटिस यानी कि घंटी ढक्कन। तो ये अपने ऊपरी श्वसन तंत्र के 3 पार्ट है। पहला नोज, माउथ और फेरिंग्स। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आगे ऊपरी श्वसन तंत्र का है चौथा पार्ट जो है स्वर यंत्र यानी कि लैरिंग्स। अब यह भाग क्या कार्य करेगा? ये ग्रसनी को और श्वास नलिका को जोड़ने का कार्य करता है, यानी इन दोनों को आपस में क्या करेगा? जोड़ेगा। बीच वाला भाग होता है ये। इसमें 2 जोड़ी वाक तंतु जिसे कहते हैं स्वर रज्जु यानी कि वोकल कॉर्ड, ये पाए जाते हैं। 2 जोड़ी इसलिए कि एक जोड़ी आभासी होता है जबकि एक जोड़ी आभासी नहीं होता, वास्तविक होता है। ठीक है। और जो क्या कार्य करेंगे? ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य करेंगे, क्योंकि इन तंतुओं के ऊपर पाई जाती है श्लेष्मा झिल्लियाँ। ये श्लेष्मा झिल्लियाँ जैसे ही वायु प्रवेश करेगी तो इन वायु के कारण ये क्या हो जाएंगे? कंपन करने लगेंगे, यानी कि कंपित होकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है। तो स्वर यंत्र के अंदर आपको ये इतनी बातें याद रखनी है कि ये 2 भागों जोड़ने का कार्य करेगी, ग्रसनी और श्वास नलिका को। इसमें जो तंतु पाए जाते हैं उन्हें वाक तंतु या फिर स्वर रज्जु, वोकल कॉर्ड कहते हैं, जो ध्वनि पैदा करने का कार्य करते हैं। और इन पे जो झिल्लियाँ पाई जाती है वो श्लेष्मा की बनी होती है जो वायु से कंपित हो जाती है। ठीक है। अब अगर बात करें कि आवाज़ का पतला या मोटा होना, कई बार क्या होता है कि ये जो वाक तंतु होते हैं, जिनके वाक तंतु छोटे होते हैं ना, उनकी आवाज़ पतली होती है। ठीक है। यानी एक प्रकार से तीखी आवाज़ भी बोल सकते हैं। ठीक है। जैसे अपने फॉर एग्जांपल बात करें तो मच्छर की जो भिनभिनाहट होती है, जो मच्छर की ध्वनि होती है, जो कानों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती जब वो गाना सुनाता है, तो ये सारी किसके अंदर होती है? जिनके वाक तंतु छोटे होते हैं। ठीक है, या पतले होते हैं। उसके बाद अगर और बात करें तो जो ये बांसुरी की आवाज़ होती है, बांसुरी की ध्वनि बिल्कुल सुरीली और पतली आवाज़ होती है। ठीक है। जानवरों की बात करें तो कोयल की आवाज़। ठीक है। जबकि जो फीमेल्स यानी कि महिलाओं में लगभग आवाज़ क्या होती है? पतली ध्वनि होती है। ये अपने ऐसे ही कैजुअली याद रखना है। ठीक है। पूछते तो नहीं है लेकिन फिर भी नॉर्मली ऐसी बातें भी याद होनी चाहिए। बाकी ऊपर वाला जो मैटर है वो आपका सिलेबस का है। अगर वाक तंतु बड़े होते हैं, ठीक है, या मोटाई वाले होते हैं, तो उनकी आवाज़ क्या होती है? मोटी होती है। ठीक है। यानी एक प्रकार से गूंजने वाली आवाज़, एक प्रकार से मोटी आवाज़। फॉर एग्जाम्पल बात करें अपने शेर की दहाड़, जो 1.5 या 2 किलोमीटर दूरी सुन ली जाती है, यानी कि जो टाइगर वगैरह, शेर वगैरह दहाड़ते हैं, इनके आवाज़ में मोटापन किस कारण होता है? इनके वाक तंतु क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ठीक है। फिर अपने ढोल, ड्रम की जो आवाज़ होती है वो भी क्या होती है? मोटी होती है। यानी कि आवाज़ गूंजने वाली जो होती है ना, उनका मुख्य कारण क्या होता है? वाक तंतु बड़े होते हैं, और जिनमें छोटे होंगे उनकी आवाज़ पतली होती है। ठीक है। तो ये कैजुअली आप लोग याद रख सकते हो। तो ये अपना आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो आप ये ऊपर वाला जो पार्ट है, खासकर ये वाला, ये आप वैसे ही नॉर्मली याद रखना। तो ये वाला पार्ट आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब बारी है उन 2 प्रश्नों की जो आपसे पूछे गए थे अंतिम क्लास के अंदर। सबसे पहला प्रश्न ये था कि प्रोटीन का
सर्वाधिक पाचन किस अंग में होता है? तो उस पाचन अंग का नाम है अमाशय यानी कि स्टोमक। स्टोमक में सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन होता है जो पेप्सिन नामक एंजाइम की सहायता से किया जाता है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वो प्रश्न ये था कि मानव में किस अंग को मानव की प्रयोगशाला कहा जाता है यानी कि लेबोरेटरी? तो उसका सही जवाब है यकृत यानी कि लीवर। लीवर के अंदर जो हानिकारक विषैली गैस अमोनिया होती है वो चेंज की जाती है यूरिया के अंदर, जो एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है। इसलिए अमोनिया के द्वारा यूरिया का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है, उसको चेंज किया जाता है यकृत के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? यकृत यानी कि लीवर। तो ये आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और ये टॉपिक जिसका अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा, सेकंड पार्ट, जिसके अंदर अपने पढ़ेंगे नीचे वाले श्वसन अंगों के बारे में और मध्य पट यानी कि डायफ्राम के बारे में। तब तक आप लोग रिपीट करके अपने नोट्स इसके अंदर बना सकते हैं और जो भी कोई कमेंट, जो भी कोई समस्या, जो भी कोई व्याधि हो तो वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इसका जवाब पा सकते हैं। तब तक अपने इस चैनल को एक प्रकार से दुलार दें और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर। तब तक ख्याल रखिए अपना और अध्ययन लगातार करते रहें। मिलते हैं, टेक केयर।